वेलकम टू माय चैनल लॉ एडवाइजर एजुकेशन। आज हम एजुकेशन का महत्व समझेंगे कि एजुकेशन हमने अपने चैनल से क्यों जोड़ा। एजुकेशन इसलिए जोड़ा कि हम शॉर्ट तरीके से कुछ मेन पॉइंट आप लोगों को समझाते जाएं, बताते जाएं, जिससे कि आने वाले पेपर उसमें कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन सुनने से याद हो जाते हैं, कुछ सने याद हो जाती हैं, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है स्टूडेंट को। मुझे पता है, मुझे भी किया था इसलिए। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं दिवाला अधिनियम, प्रांतीय दिवाला अधिनियम। अगर इसमें दो ऑप्शन होते हैं, कोई टैक्स लेता है, कोई बैंक लेता है, तो जिसने भी बैंक लिया है उसके लिए ये दिवाला अधिनियम। अब दिवाला अधिनियम क्या है, ठीक है, और दिवाला अधिनियम कब लागू हुआ, दिवाला अधिनियम कब तक चला, उसमें क्या संशोधन हुआ, क्या उसके उद्देश्य रहे, क्या उसकी परिभाषा है, किस किस लेखक ने उसकी परिभाषा दी है और कैसे दी है, क्यों दी है, ये एक हम बड़ी शॉर्टली तरीके से मेन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना। दिवाला अधिनियम, भारत में दिवाला विधि का उद्गम तथा विकास कब हुआ था? सन 1828 में लागू हुआ। कहाँ हुआ? देखिए मेन पॉइंट, कोई इसमें वो वाली चीज नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ हुआ ये? 1828 में सर्वप्रथम भारत में, देखिए बंबई, ठीक है, कलकत्ता और मद्रास। देखिए पहला क्वेश्चन, कब लागू हुआ? 1828 में। कहाँ लागू हुआ? भारत में बंबई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है। ये मद्रास में नामक प्रेसिडेंसी नगरों में, प्रेसिडेंसी नगरों में दिवाला न्यायालयों की स्थापना हुई। दिवाला न्यायालयों की, थोड़ा सा वो ऐसे लिख जा रहा है तो उसको प्लीज माइंड मत करिए। दिवाला न्यायालयों की स्थापना हुई। अगर कुछ भी ऐसा समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये स्थापना तो हो गई, 1828 में लागू हुआ। भारत के बंबई, कलकत्ता और मद्रास के नगरों के प्रेसिडेंसी नगरों में दिवाला न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक है, यहां तक आ गए। अब ये स्थापना तो हो गई, लेकिन इसमें क्या था, वो लोग संतुष्ट नहीं थे कि कुछ ना कुछ तो कमी है इस अधिनियम में। इस अधिनियम में कुछ कमी है, जिसमें कि वो संशोधन करते रहे, परिवर्तन करते रहे, संशोधन चलता रहा, परिवर्तन चलता रहा। लेकिन कब तक चलता रहा ये संशोधन परिवर्तन? 1848 तक चलता रहा। ठीक है, 1848 तक चलता रहा। ये 1848 तक ये अधिनियम लागू रहा। कब तक रहा लागू? 1848 तक। 1828 में लागू हुआ। देखिए बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। 1828 में लागू हुआ, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में, ठीक है, नगरों के प्रेसिडेंसी नगरों में ये हुआ एक्ट। और उसके बाद 1848 तक ये लागू रहा, उसमें संशोधन बीच में चलता रहा। 1848 में फिर सभी पूर्ववर्ती अधिनियम को, फिर क्या हुआ, 1848 में जितने भी पूर्ववर्ती
अधिनियम थे उनको निराशित कर दिया। क्या कर दिया? निराशित कर दिया। देखिए 1848 में ये क्या हुआ, पूर्ववर्ती अधिनियम निराशित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम ने कुछ मामले में व्यापारी और गैर व्यापारियों को, व्यापारी वर्ग के मध्य को इस अधिनियम ने कुछ मामलों में व्यापारी और गैर व्यापारी के अंतर को बनाए रखा। ठीक है, फिर 1861 में एक अन्य अधिनियम फिर पारित हुआ। अठारह सौ इकसठ में एक अधिनियम फिर पारित हुआ। थोड़ा सा स्केच कम चल रहा है, ऐसा भी ऐसे ही बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी मेरे पास, छोटा सा बोर्ड है, बस उसी के जरिए थोड़ी सी मैन स्टेप आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज समझिए। 1861 में क्या हुआ, फिर यह अधिनियम पारित हुआ। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। ठीक है, और 1861 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उच्च न्यायालय का जज ऐसे न्यायालय का सभापति हुआ करेगा जो 1848 की दिवा विधि बहुत पुरानी हो चुकी थी। उधर इंग्लैंड में शोषण अक्षमता संबंधी कानून में परिवर्तन भी हो चुके थे। ठीक है, अपन ये नहीं पढ़ेंगे, मेन पॉइंट पढ़ेंगे। 1828 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, 1848 तक चला, फिर 1848 में ये निराशित कर दिया गया, फिर 1861 में ये अधिनियम एक और पारित हुआ, उसके अधीन उच्च न्यायालय की स्थापना भी हो गई। किसमें? 1861 के अधीन। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 1909 में, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये सने आपके दिमाग में बैठ जाए। 1909 में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, 1909 में प्रेसिडेंसी टाउन्स इनोवल्सी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, 1909 में। देखो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे जिससे कि याद हो जाए अच्छे से, और आप लोग चाहो तो कमेंट के जरिए मुझे बता भी सकते हो सकता है मैं कहीं भूल जाऊं। 1828 में सर्वप्रथम लागू हुआ। ठीक है, प्रेसिडेंसी न्यायालयों की, नगरों की स्थापना हुई। 1848 में निराशित हो गया। क्या हो गया? निराशित हो गया। 1861 में फिर अन्य अधिनियम फिर पारित हुआ। 1909 में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट पारित हुआ। फिर 1909 में इंसॉल्वेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट पारित हुआ। फिर 1877 में दिवाला विधि को लागू करने का प्रयत्न किया गया, मतलब लागू नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन प्रयत्न किया गया। उसमें 15 नियमों का संपादन किया गया। किसमें? 1877 में दिवाला विधि को लागू करने का प्रयत्न किया गया और उसमें 15 नियमों का बनाया गया। भाई देखो छोटा सा बोर्ड है, मेरा छोटा सा स्केच है, तो प्लीज़ अभी डिजिटल है नहीं, जैसा भी है आपके सामने है। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। तो 1907 में पहला प्रांतीय दिवाला अधिनियम पारित हुआ। फिर 1907 में पहला प्रांतीय दिवाला अधिनियम पारित हुआ और उसमें 56 धाराएं की गई। ठीक है, 1920 में इसको फिर निराशित कर दिया। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दिवाला अधिनियम, उद्गम का विकास,
उसका लागू होना, उसका निराशित होना, ये सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। आई होप समझ में आ गया होगा। 1828 में सर्वप्रथम लागू प्रेसिडेंसी न्यायालयों की न्याय स्थापना, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके कल के पेपर में, दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, 100% आएंगे। 1848 में फिर निराशित, 1861 में अन्य अधिनियम पारित, 1909 में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट पारित हुआ, 1877 में दिवाला विधि लागू करने का प्रयत्न, फिर 15 नियमों के साथ, ठीक है। 1907 में पहला प्रांतीय दिवाला अधिनियम पारित, 56 धाराएं की गई उसमें। 1920 में वो फिर निराशित हो गया। अब इससे आगे पढ़ने के लिए मैं फिर से एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको देखते रहिए बहुत जल्दी, और जब तक इसको याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉ एडवाइजर एजुकेशन। ये पेन तो पहले हमने जो समझा था वो समझी थी कि कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, कब सारी चीज़ें हुई थी, कब उसका निष्कासित हुआ, कब निराशित हुआ, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी पहले वाले वीडियो में। अब हम समझेंगे दिवाला विधि का उद्देश्य। दिवाला विधि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लागू कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किन शहरों में हुआ, ये सारी चीज़ हमने समझ ली। अब हम समझ रहे हैं दिवाला विधि का उद्देश्य। अब जो दिवाला विधि का उद्देश्य है वो हेनली के अनुसार है, ऋणी की संपत्ति का अधिक शीघ्र मित्रता पूर्वक वितरण हो जाए, अति शीघ्र से शीघ्र निपट जाए। जो हेनली के अनुसार है वो ये है इसकी परिभाषा। ब्लैक स्टोन इसमें कहते हैं कि जो ब्लैक स्टोन के अनुसार जो वाणिज्य है, व्यापार के प्रवाह के लिए जो भी प्रवलित किए गए हैं उसके अनुसार जल्द से जल्द, उनका भी उद्देश्य यही है, बोलने का उद्देश्य वही है। आपको सिर्फ याद करना है, अपने दिमाग में रखना है कि हेनली क्या बोल रहे हैं, अति शीघ्र मित्रतापूर्वक। ब्लैक स्टोन क्या बोल रहे हैं, वाणिज्य, व्यापार और प्रलाभ के लिए प्रवृत्त किए गए थे वो। और रिंगवुड क्या बोल रहे हैं, ऋणी के संपत्ति के ऋणदाताओं के मध्य अत्यंत शीघ्र और किफायती तौर पर वितरण हो जाए, जल्द से जल्द। मतलब तीनों का उद्देश्य एक ही है, मतलब एक ही है, परिभाषा एक ही है, लेकिन थोड़े वर्डिंग अलग है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारा एक वाद आया था इनसे रिलेटेड, जो दिवाला विधि का उद्देश्य है। अर्जुन दास वासुदेव बनाम नारायण 1956 मद्रास, वाद नंबर है 157। याद कर लीजिए, बहुत आसान है याद करना। अर्जुन, महाभारत तो सबने देखी होगी, ठीक है ना, वही वाले अर्जुन, नहीं वो अर्जुन नहीं है, लेकिन ये याद करवाने का तरीका है, ठीक है ना, ये सिर्फ याद करवाने का तरीका है। नारायण, नारायण क्या है, नारायण हमारे भगवान जी, हमारे ईश्वर, हमारे गुरुदेव, ठीक है ना। नारायण और अर्जुन दोनों हैं इसमें, दोनों भक्त और प्रभु यहाँ हैं, तो आपको याद हो जाएगा जल्द से। अर्जुन दास वासुदेव बनाम नारायण, ये वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ईश्वर से कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ याद करने के उससे है, हमारा याद करने का उद्देश्य है बस। 1956 मद्रास 157 वाद नंबर, बस इतना याद करिए, यही उद्देश्य है इनके। और आगे का अभी फिर से आपको पढ़ाएंगे। स्टार्ट। हाँ, तो हम आ गए यहाँ पर, परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए, इनको, जो दिवाला अधिनियम अभी हम पढ़ रहे थे उनको परिभाषित कीजिए। अब नंबर 1, दिवालिया। दिवालिया 1920 में परिभाषित नहीं किया गया है। किस में नहीं परिभाषित किया गया? 1920 में। में परिभाषित नहीं किया गया दिवालिया को, ठीक है ना। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 की उपधारा 8 में परिभाषित किया गया है। याद रखना, दिमाग में बिठा लेना इसको कि दिवालिया को 1920 में परिभाषित नहीं किया गया है। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 8 में परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। एक दिवालिया क्या है? परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार
एक व्यक्ति को दिवालिया तब कहा जाता है जब वह अपने कारोबार, व्यापार, अनुक्रम में अपने ऋणों का भुगतान करना बंद कर देता है, तब उसे कहते हैं कि वो दिवालिया हो गया। जब उसके ऋण देय हो तथा उनका भुगतान नहीं कर सकता, चाहे उसने कोई दिवाला कार्य किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वह दिवालिया कहा जाएगा अगर वो भुगतान नहीं दे रहा। सीधी सीधी बात यह है, आपने किसी बैंक से, किसी भी संस्था से, किसी फर्म से अगर ऋण लिया है और वो अगर आप टाइम पर नहीं भर रहे हैं तो आप दिवालिया के अधीन हो गए। ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है चैप्टर, अगर समझा जाए तो आज हर व्यक्ति के साथ ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोग भी जो है ना बहुत 10,000 का लोन ले लिया। आज कुछ भाई हैं, कुछ बहन है, सभी लोग ले लेते हैं 10,000 5,000 इनका लोन ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम किस कानून के अंतर्गत आ रहे हैं, किस कानून के अंतर्गत हमारा दिवालिया हो रहा है, किस कानून के अंतर्गत हम पैसा नहीं भरेंगे और हमें नहीं भरना, और हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। उनको भी ये सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए पढ़ाने के लिए हो रहा है, स्टूडेंट तो है ही है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो दिवालिया हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे दिवाला कार्य। दिवाला कार्य क्या है? दिवाला कार्य को प्रांतीय दिवाला अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया। स्टूडेंट को थोड़ी सी किताबी भाषा, थोड़ी सी अपनी भाषा, और बाकी सभी भाइयों को और सबको ये समझना है कि हम जो लोन ले रहे हैं, जो ऋण ले रहे हैं, हम उससे कैसे पा सकते हैं, कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं बाहर, कि हमने जो ऋण लिया है वो इन सब चीजों के अंतर्गत ये कानून है, विधि है। ठीक है ना, दिवाला कार्य के प्रांतीय दिवाला अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 6 ये याद रखना, ये सभी लोग याद रखना, धारा 6 7 ऐसे कार्यों के निर्णित किया गया है। धारा 6 दिवाला कार्य के अंतर्गत निर्णित किया गया है। दिवाला कार्रवाइयों में क्षेत्राधिकार का आधार दिवाला कार्य ही है। इसका जो मतलब है ऐसे कार्य से है, ऐसे कार्य से प्रेरित होता है या कारित किया जाता है कि ऋणी किसी भी स्थिति में ऋणों का भुगतान करने के योग्य नहीं है। भाई वो ऋण लिया है लेकिन वो भुगतान करने के योग्य नहीं है, नहीं कर सकता, मजबूर है। तो यद्यपि प्रांतीय दिवाला अधिनियम में दिवाला कार्यों को परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी धारा 6 में 7 ऐसे कार्यों को वर्णित किया गया है। 7 ऐसे कार्यों को वर्णित किया गया है जो दिवाला कार्य हैं, जो कि दिवाला कार्य हैं। ठीक है, समझ लिया। अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना, भी पूरी किताब पड़ी हुई है। ठीक है ना, कल का एग्जाम भी है। शॉर्ट चीजें जो कि धाराएं और समय सब दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ऋणदाता। अब ऋणदाता किस धारा के अंतर्गत आता है, ऋण किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है ना, ये सारी चीजें भी हम पढ़ लेते हैं। ऋणदाता की जो परिभाषा है प्रांतीय दिवाला अधिनियम में नहीं दी गई है। ऋणदाता की परिभाषा प्रांतीय दिवाला अधिनियम में नहीं दी गई है। देखिए, प्रांतीय दिवाला अधिनियम में नहीं दी है, ये समझ लेना। ये क्वेश्चन आएगा कि ऋणदाता प्रांतीय दिवाला अधिनियम में है, दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए, नहीं दिया गया है ऋणदाता। अधिनियम की धारा 2, अधिनियम की धारा 2 का, ठीक है, 2 के खंड का के अनुसार इसके अंतर्गत डिग्रीदार समाविष्ट हैं। यानी कि समानांतर ऋणदाता शब्द का अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति
या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी भी व्यक्ति या अथवा व्यक्तियों के ऐसे समूह को जो ऋणी कहा जाता है, उसका जो दायित्व का पालन करने का जो मजबूर हो जाता है। इस अधिनियम में भी ऋणदाता शब्द की इसी साधारण परिभाषा को मान्यता दी गई है। दिवाला अधिनियम के निम्नांकित व्यक्तियों को भी ऋणदाता माना जाता है। किन किन को माना जाता है, जल्दी से समझ लेते हैं। किसी ऋण को समूनोदेशती या मतलब कोई भी ऋण भी, ठीक है ना, जैसे कोई भी ऋणी है, जब ऋणी नहीं होगा तो ऋणदाता कहाँ से होगा? ऋणदाता तो तभी बनेगा ना जब ऋणी होगा, लेने वाला होगा तभी तो देने वाला होगा। सीधे सीधे सिंपल बात, ठीक है ना। इसमें हार्ड हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ओनली ऋणी, ठीक है। विनिमय पत्र का धारक किसी भी फर्म का, ठीक है, वह फर्म जो आवेदन पत्र अपने किसी एक साझेदार के द्वारा प्रस्तुत कर सकती है। एक ऐसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम की धारा 10 के अधीन, लिमिटेड कंपनी धारा 10 के अधीन, ठीक है। थोड़ा हिंदी में मत जाना भाइयों, हिंदी थोड़ी ऐसी है। 10 के अधीन केवल अपने प्राधिकृत सेक्रेटरी के द्वारा ही आवेदन पत्र दे सकता है। बस इसको समझ लो थोड़ा शॉर्ट मेन पॉइंट। धारा ये ऋणदाता धारा 2 के खंड का, ठीक है। और लिमिटेड धारा 10, लिमिटेड कंपनी धारा 10 के अधीन। संपत्ति, ऋणदाता की परिभाषा प्रांतीय दिवाला अधिनियम में नहीं है। मतलब ये जितने भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं ये प्रांतीय दिवाला अधिनियम में नहीं है, बस ये समझ लीजिए। अधिनियम की धारा, अब इसकी हम धारा समझ लेते हैं। अधिनियम की धारा 2 के खंड खा, 2 के खंड का संपत्ति अधिनियम की धारा 2 के खंड घा, ठीक है। संपत्ति क्या है? जिसके या जिसके लाभ के ऊपर किसी व्यक्ति को हमने व्यापन शक्ति, जिसको लाभार्थ प्रयोग कर सकता है, मतलब जो लाभ दे सकता है। अरे सीधे आप ऋणदाता ने ऋण दिया, उसने आपकी संपत्ति अधीन कर ली, संपत्ति को रखा, वो किस धारा के अंतर्गत आता है? वो इस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 2 के खंड का, ठीक है। ओके, अब ऋण, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 2 का के अनुसार, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 2 का के अनुसार, ठीक है। देखो, संपत्ति अधिनियम की धारा 2 के खंड घा, का खा गा पढ़े थे ना छोटे पे, वही घा। ऋण प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 2 का, ठीक है। ये धारा 2 का एक जगह और भी थी, याद करो पीछे का। अब आएंगे अपन संपत्ति का हस्तांतरण, संपत्ति का हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण, सॉरी। प्रांतीय दिवाला अधिनियम के धारा 2(4), प्रांतीय दिवाला अधिनियम के धारा 2(4), चा से चाची, चा से चाचा, चा से चम्मच, धारा 2(4), ठीक है ना।
संपत्ति का जो हस्तांतरण आता है वो प्रांतीय दिवाला अधिनियम धारा 2(4). अब आगे का सुरक्षित ऋणदाता। भाई ऋणदाता भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। ऋण किससे लेंगे फिर? ऋण लेने के लिए इनको भी सुरक्षित रखना। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा, अधिनियम देखो शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है ना, समझ लेना। धारा 2 ऋणा के अनुसार, ठीक है। सुरक्षित ऋणदाता, अब ऋणदाता भी सुरक्षित रह रहा है, लेकिन क्या? अधिनियम धारा 2 ऋणा के अनुसार। ऋणा याद रखना, ये भी धारा 2 है, ये भी धारा 2 है, ये भी धारा 2 है, याद रखना, ठीक है ना। ये भी धारा 2 है, लेकिन क्या? घा का चा ड़ा, ये छोटा बड़ा याद रख लेना बस, ठीक है। अब आया जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 2(ख), धारा 2, ये भी धारा 2 है, याद रखना, धारा 2(ख), धारा 2(ख) के अनुसार जिला न्यायालय में अभिप्रेत प्रेसिडेंसी नगरों की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी क्षेत्र में मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय में है, ठीक है ना। ये हो गई आपका पहला चैप्टर खत्म, सारी चीजें हो गई इसमें। प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920, ठीक है। प्रोविनिशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 1920, भारत में दिवाला विधि के उद्गम तथा विकास का संक्षिप्त विवरण पूरा हो गया, कंप्लीट। और कैसे लागू हुआ, क्या हुआ, सारी समझ ली हमने, इनकी परिभाषा समझ ली, इनके कार्य समझ लिए। अब आगे का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 2 चैप्टर, न्यायालयों का गठन तथा उसकी शक्तियाँ। न्यायालयों का गठन तथा उसकी शक्तियाँ, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, थैंक यू।